हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसर्न्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन। ओके, सिंपल है। जब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन होगी इंफ्रारेड रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हम इस चीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज नोन एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, और जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो है ये इन्वेस्टिगेट करने में हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस क्या होती हैं। अ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन विल ओनली अकर इन अ मॉलिक्यूल इफ infrared radiation of a particular frequency or wavelength is absorbed. ओके, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जब इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की होगी, तब वो वाइब्रेशन को शो करेगा। और उस चीज को हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बोला। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसने इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा है या नहीं करा है? तो वो हमें किस तरीके से पता चलता है कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा जब भी उसके पास किसी फ्रीक्वेंसी या किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तब वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को शो करता है। ठीक है, अब वाइब्रेशन जो है हमारे मॉलिक्यूल में क्या कॉज करती हैं? अ वाइब्रेशन इन अ मॉलिक्यूल इज एनी चेंज इन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे वाइब्रेशन होगी मॉलिक्यूल में, अब मान लो कोई चीज है, उसमें क्या हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है, तो वो अपनी स्टेट से हिल रहा है, तो मतलब कि अपना जो उसकी एक शेप थी जहां पर वो फिक्स्ड था, अब वो अनफिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, वो थोड़ा मूवमेंट को शो कर रहा है, तो मतलब कि उसकी शेप में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा मॉलिक्यूल में। ठीक है, अ मॉलिक्यूल कैन, और इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अ मॉलिक्यूल कैन ओनली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन व्हेन it experiences a change in dipole moment during a vibration. ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल जो है तब ही इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जब वो एक्सपीरियंस करता है चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग अ वाइब्रेशन। हमने कहा कि उसकी शेप में चेंज आता है। शेप में चेंज किस तरीके से आएगा? मतलब कि उसकी जो डाइपोल मोमेंट है उस मॉलिक्यूल की, वो चेंज हो जाएगी जब उसने एब्जॉर्प्शन करी होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की। दिस चेंज कैन ओनली अकर इन टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। ओके, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, इनको जो है हम बॉन्ड स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं इनकी वजह से बॉन्ड लेंथ में फर्क आता है, या तो आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी। ओके, और जो सेकंड मेन टाइप है वो बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो किस तरीके की होती है। इन अ सिंपल डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, जब भी आपका सिंपल डाई अटोमिक मॉलिक्यूल होगा, डाई अटोमिक मतलब कि जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ए बी, हमारे पास डाई अटोमिक मॉलिक्यूल है। The only vibrations which can occur is a rhythmic compression and extension along the AB bond. ठीक है, तो एक रिदमिक उसमें क्या रहेगा? या तो कॉम्प्रेशन होगा या एक्सटेंशन होगा। ठीक है, इस तरह की वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगी सिंपल डाई अटोमिक मॉलिक्यूल में। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको, यहाँ पर क्या हुआ है? एक्सटेंडेड फॉर्म देखने को मिल रही है। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की जो है स्ट्रेचिंग हो रही है। यहाँ पर थोड़ी एवरेज देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है? कॉम्प्रेस कर दिया है। तो अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? अपार्ट मूव कर रहे हैं। कॉम्प्रेस हो रहे हैं तो दोनों इकट्ठे टुगेदर हो रहे हैं। ये तो हमने बात करी डाई अटोमिक की। अगर ट्राई अटोमिक होगा, ठीक है, और हायर मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा? तो किस तरह की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलेंगी? तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। टू टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग।
सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या रहता है, मोमेंट ऑफ द एटम्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल इज इन द सेम डायरेक्शन। जो मोमेंट होगी एटम्स की विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, वो सेम डायरेक्शन में होगी। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है आपके पास, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, ये वाला जो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है ये भी इस तरफ को जा रहा है, ये भी इस तरफ को जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखने को मिल रही है। और ये क्या है आपका लीनियर, क्या है, लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब हमने कहा कि जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन को हमारा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तब उसकी डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है। तब हमें वहीं से हमें पता चल जाता है कि इसने एब्जॉर्प्शन करी है इंफ्रारेड रेडिएशन की या नहीं। मैंने लिखा है इंफ्रारेड इनएक्टिव, मतलब कि यहाँ पर जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में चेंज हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे ये डाइपोल्स, तो इस वजह से यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो ये आपको खास याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। वन एटम मूव्स टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम व्हाइल द अनदर वन मूव्स अवे फ्रॉम इट। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो एक हमारा एटम है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम व्हाइल अदर इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, लीनियर स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जबकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। मैं चाहती तो आपको सिंपल एग्जांपल भी दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ समझने वाला था तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, बाकी को री एमिट कर देता है टू अनदर मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल जो हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं, फास्टली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो फास्टली वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो उनमें हीट बढ़ जाती है, क्योंकि जो गैस का टेम्परेचर है वो मेज़र होता है स्पीड का। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा उस गैस का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एन इफेक्टिव हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, a molecule's vibrational motion must be known in order to determine if the gas is a greenhouse gas। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, इस मोशन से हमें ये भी पता चलता है कि वेदर द गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस। इस वजह से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, इफेक्टिव हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो है डाइपोल्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, बेंडिंग वाइब्रेशन इन ट्राई अटोमिक एंड हायर atomic molecules there can be another type of vibration involving changes of bond angles, ठीक है। हमने कहा था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बॉन्ड स्ट्रेचिंग इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो है बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, लेकिन जो बेंडिंग वाइब्रेशन है यहाँ पर आपका बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, ठीक है। इसके 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 सीजरिंग, नंबर 2 रॉकिंग, नंबर 3 वैगिंग एंड नंबर 4 इज अवर ट्विस्टिंग। तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो जो आपके पास सीजरिंग है, सीजरिंग आपको पता है, सीजर आपने देखी है किस तरह से चलती है आपकी कैंची। दोनों जो है आपके ये दो क्या है, दो आपके क्या है एटम्स हैं और ये सेंट्रल एटम है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका सीजरिंग है। रॉकिंग में क्या होता है, रॉकिंग वाइब्रेशन में दोनों ही जो है साइमल्टेनियसली एक डायरेक्शन में वो इस तरीके से मूव करेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, इन प्लेन डीफॉर्मेशंस है। डीफॉर्मेशंस इनको हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म हो रहा है। ओके, अब आपके पास वैगिंग और ट्विस्टिंग जो है आउट ऑफ प्लेन डीफॉर्मेशंस रहती हैं। इसमें
प्लेन्स होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। वैगिंग में जो है आपके पास दोनों ही एटम्स या तो दोनों अबव द प्लेन होंगे या दोनों ही बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस साइन को ये बता रहे हैं, या तो ये दोनों अबव द प्लेन होंगे या तो दोनों ही बिलो द प्लेन होंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। लेकिन ट्विस्टिंग में क्या होगा, ट्विस्ट से आपको पता चल रहा है, ट्विस्ट करोगे किसी चीज़ को, ठीक है, तो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।